हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी उनसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आपके स्टडी में हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अभी हम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उल्टा, वास्तविक, आवर्धित या सीधा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम, आप लोग जो भी यहाँ पे मेरे जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोगों को पहले से पता चल जाता है कब मेरी क्लासेस आने वाली है, या फिर जो भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा वहाँ पे आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल से जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो सारा पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 गुना, आधा, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आधा। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम मैं लेकर के आई हूँ, जितने भी मैं करा रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? 0 होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती दर्पण, ठीक है, हजामती दर्पण जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, तो हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन है ना,
आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं पूरा PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2। गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोग भी क्या मतलब आप लोग भी दिखा रहे हो, एनर्जी दिखा रहे हो पढ़ाई में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। उत्तल, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत, कोई ऐसा नहीं है, मैं खुद भी, मतलब बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि हम बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बहुत हड़बड़ी से पढ़ के हड़बड़ी से आंसर में टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को एकदम फोकस से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर पे टिक करना है, क्योंकि आपका एक भी रॉन्ग मतलब आंसर देना भी आपका 1 नंबर वहाँ पे कम हो जाता है। तो 1 नंबर भी बोर्ड में बहुत मायने रखता है। 1 नंबर के चलते भी परसेंटेज में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से बहुत फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यहाँ पे ऑप्शन है F पर, F और 2F के बीच, लेंस और F के बीच, 2F और अनंत के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 F पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिलंब की ओर। ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। मैंने बोला था SI मात्रक वाला क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है जूल, वॉट, अर्ग और डायोप्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वो है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में जो है लेंस, कौन सा लेंस होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल और द्विफोक्सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभिपेशिया या परितारिका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली। आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन में 11 की तरफ। क्वेश्चन में 11 क्या है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। स्पष्ट दृष्टि, आप जो स्पष्ट रूप से देख पाओ, तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर या अनंत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी का मानक मान है अनंत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष,
जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को जो है वो दूर किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर पीडीएफ के सहायता से भी आप पढ़ सकते हो, आपको जैसा परफेक्ट लगता है, आपको जैसा अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो लाइक फ़ोन से पढ़ पाते, वो फ़ोन से ही लर्न कर लेते, याद कर लेते, लेकिन बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे को नोट्स बनाना पड़ता है, वो एक कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के रखते हैं। तो उस टाइप से तो हर बच्चे का कैपेसिटी अलग अलग होता है, हर बच्चे का लाइक सबका अपना अपना लाइक तरीका होता है पढ़ने का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कराने का मतलब है कि हमेशा देखिएगा 2-3 साल पहले के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। और जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए, मैं अपना जितना भी परसेंट हो, मैं मतलब आप लोगों के लिए डेली मैं मेहनत करती हूँ। मुझे भी मतलब लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और जल्दी से जल्दी आप लोग मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। मैं भी लाइव आप लोगों के लिए अब लाइक लेकर के आ रही मतलब आऊँगी, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइक आपके स्टडी मटेरियल जो है, जो भी आप लोगों को जहाँ पे भी डाउट है, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ जो है मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्णक्षेपण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते। कोई भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस है, उपचायक, अपचायक, अभिकारक और उत्पादक। जो भी लोग मतलब अभी देख रहे वीडियो को, अगर आपको कमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया दर्शा रही है ये सूत्र। तो ये संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वियोजन। CaCO3 इधर जाके बन रहा है उष्मा उसमें दे रहे हैं, इसमें इधर जाके बन रहा है CaO + CO2। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। कमेंट करना एकदम मत भूलिए, आप लोग भी कमेंट करते जाइए साथ ही साथ। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी, जो भी यहाँ पे दिया गया है उनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे देखिए FeSO4 + Zn है फर्स्ट ऑप्शन, ZnSO4 + Cu है, CuSO4 + Zn है, CuSO4 + Ai है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लग रहा है जाना पहचाना, कौन सा नहीं लग रहा। तो ऑप्शन नंबर 2, तो ये वाला अभिक्रिया नहीं होगी, ZnSO4 + Cu। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। कौन संतुलित है मतलब दोनों तरफ सेम है। यहाँ पे देख लीजिए Na + 2H2O, यहाँ पे दे दिया NaOH H2, ठीक है। नेक्स्ट है 3Fe 4H2O, इधर जाके बना Fe3, ठीक है, Fe3O4 + 4H2O।
यहाँ पे CH4 प्लस 2O2 CO2 H2O और इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3Fe प्लस 4H2O। यहाँ पे भी देख लीजिए Fe3 ही है, O देखिए यहाँ पे 4 है और 4H2 भी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, अभिक्रिया ZnO प्लस C Zn प्लस CO में किसका उपचय होता है? अभिक्रिया, अच्छे से क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया ZnO प्लस C Zn प्लस CO में किसका उपचय होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है Zn, C, ZnO और CO, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 C का उपचय होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्षार। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है? ठीक है, यहाँ पे देखिए दे दिया है ऑप्शन HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। तो कौन सा ऐसा अम्ल है? अम्ल जो है एसिटिक, जैसे आपका एसिटिक अम्ल, एथेनाइक अम्ल, ये सब ही अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 CH3COOH, ये जो है आपका सबसे दुर्बल अम्ल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस है H+ आयन, OH- आयन, Na+ आयन, O- आयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, H+ आयन। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है इसमें, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और अम्लीय भी मतलब 7 से ज़्यादा जब वो हो जाएगा तो वो क्या होगा? क्षार हो जाएगा। तो अम्लीय विलयन का मान जो है वो 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिए, कौन अधिक क्षारीय है? कौन अधिक क्षारीय होगा? तो क्षारीय विलयन का मान क्या होगा? 7 या 7 से ज़्यादा होता है, जितना अधिक जाएंगे उतना ज़्यादा वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए pH 8, pH 10, pH 12, ये pH 14, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 pH 14। कौन अधिक क्षारीय होगा? pH 14 अधिक क्षारीय होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक जो चूर्ण है उसका क्या रासायनिक सूत्र है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए CaCO3, CaCl2O, CaOCl2, CaHCO3 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CaOCl2। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चंस को लर्न करते हुए जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कहाँ से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है? ऑप्शन है
जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, पर्णहरित से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जल से। प्रकाश संश्लेषण जल से ऑक्सीजन, जल से वहाँ ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो ऐसा मत समझिए कि जिसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ या जिसमें मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बस वही क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी 40 क्वेश्चन जो भी करा रही वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या क्या बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या बनेगा, तो देखिए ऑप्शंस ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, ऑक्सीजन और जल। तो अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप जो है वो क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो कौन ऐसा है जो परजीवी? तो परजीवी क्या होता है? तो वो जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, ठीक है, दूसरे से उनको भोजन मिलता है। तो यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड और मच्छर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइजोबियम, ठीक है, ये परजीवी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को जो है हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। जैसे यहाँ पे मछली का पूछा है, मनुष्य के हृदय में भी कोष्ठों की संख्या पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, ऑप्शंस है 2, 3, 4 और केवल 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है? 2। और अगर मनुष्य के हृदय में पूछा तो वो क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या पूछा तो 4, अगर मछली के हृदय में पूछ रहा है तो 2। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। वृक्क जो है एक उत्सर्जन का एक भाग है जो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में क्या करती है? मदद करती है, छानती है वो, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को छानकर वो बाहर की तरफ भेज देती है, ठीक है। तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शंस है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है? ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा या म्यूकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में जो है ना मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए और एकदम रट लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, एड्स रोग किसके कारण होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। एड्स रोग जो है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को कराया है। पराग कोश में क्या होते हैं? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पराग कोश में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो पराग कोश में पाया जाता है पराग
कण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है फल, बीज, बीजांड और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फल। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो कहलाता है फल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शंस है पवन, कोयला, सूर्य या जल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सब बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सूखा सेल, निपो सेल, एवरेडी सेल या सौर सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर सेल। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का घटक है? कौन सा ऐसा गैस है जो जैव गैस का संघटक है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन और ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। तो मीथेन जो है वो जैव गैस का संगठक है। तो ये सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपका कुछ ना कुछ तो ज़रूर मैच करेगा। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, कहीं पे आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।